छात्र मित्रों, हम देख रहे थे गाना बजाना। पिछली तासिका हमने यह पाठ शुरू किया था जिसके लेखक रामवृक्ष बिनीपुरी है। हम पुस्तक क्रमांक 6 तक आए थे। उसका आखिरी का परिच्छेद जो है वहाँ से मैं आज देखना है। देखिए, गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। पिछड़े से पिछड़े देश के लोग जो है उनमें भी गाने बजाने का क्या रहता है, शौक रहता है। अरे गाना किसे अच्छा नहीं लगता, बच्चे से लेके तो बूढ़े तक सभी गाना पसंद करते हैं। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं। मध्य अफ्रीका के लोग जो है वो बहुत गाते और बजाते भी है। उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। उसका जो गवैया दल, गवैया मतलब गाने वालों का समूह, मतलब गवैया दल बोलेंगे। गवैया दल मतलब क्या, गाने वालों लोगों का समूह, मतलब गवैया दल जहाँ भी जाता है वो सम्मान पाता है, उनका आदर किया जाता है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। लेकिन वहाँ के जो गवैये लोग हैं, जो समूह हैं, उन पर एक आफत है, एक मुसीबत। आफत मतलब क्या, मुसीबत या संकट। एक संकट ऐसा है उनका है, ऐसी किंवदंती है। किंवदंती मतलब क्या, दंत कथा या जनश्रुति ऐसी है। लोग ऐसे कहते हैं कि वहाँ जो राजा रहता था या रहते हैं, वो राजा लोग क्या करते हैं, तो राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। जो अच्छा गाता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मान गायक या वादक, उसका क्या कर लेते थे, वो शरीर का कोई अंग जो है उसका छेदन कर देते थे। आंखें निकाल लेना, हाथ काट लेना। आपने सुना होगा कि ताजमहल बनाने वाला जो था, तो ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट लिए गए थे। क्यों? क्योंकि उसके जैसा ताजमहल कभी और कोई न बना पाए, इसलिए उसके हाथ काट लिए थे। तो ऐसे ये स्वार्थी भावना, राजा लोगों की जो स्वार्थी भावना उसके पीछे दिखाई देती है कि मेरे राज्य में जो है वो किसी और राज्य में ना हो, मेरा स्पर्धक निर्माण ना हो जाए, मेरे जैसा किसी और के पास ना हो। ये स्वार्थ बुद्धि उनकी रहती है। हाँ, उसमें गुण भी एक है कि वो गुण पारखते हैं, गुण को जांचते परखते, गुण का मोल करते हैं। लेकिन साथ में ही वो स्वार्थ बुद्धि के कारण उन कलाकारों को, उन फनकारों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, निकाल लेते थे, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। उन्हें डर लगा रहता था कि अपना गवैया दूसरे देश में चला जाएगा, दूसरे राज्य के पास चले जाएगा तो उसकी कीर्ति बढ़ जाएगी, मेरी कीर्ति कम हो जाएगी। ये डर के कारण वो उसके अंग छेदन किया करता था। आगे देखिए क्या कहते हैं लेखक कहते हैं, हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। पूर्वी देश जो है, पूर्वी देश मतलब पूर्व की तरफ जो है वो देश जो है, उसमें एक ना एक बाजा क्या है, मशहूर है, मशहूर प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है अपना, तो वीणा। माता सरस्वती जो है अपनी, उसके हाथ में भी वीणा धारण किया है उसने। वीणा पुस्तक धारिणी में बोलते हैं ना, वीणा और पुस्तक। तो ये जो है वीणा, ये माता सरस्वती का बाजा है। हमारे सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। भारत का जो राष्ट्रीय बाजा अगर हम कहेंगे तो वीणा को कहा जा सकता है, ऐसा लेखक का कहना है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। चीन का जो राष्ट्रीय बाजा हम बोलेंगे, या राष्ट्रीय बाजा जिसे कहा जा सके, ऐसा जो बाजा है उसका नाम क्या है, राजा। नाम में ही राजा दिया है। एक काठ का तख्ता लटकाया रहता है, तख्ता पार्टी की तरह जो रहता, तो लटकाया रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं। 16 पत्थर के टुकड़े जो है 2 पंक्तियों में, 2 अलग अलग समांतर इसमें सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठी की मुंगरी से हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। मुंगरी मतलब दिया मैंने आपको लिख के। मुंगरी मतलब क्या, मुठ्ठियादार लाठी से उस पर क्या किया जाता है, वार किया जाता है, आघात किया जाता है। वो आघात करने के कारण वो पत्थर जो है वो एक दूसरे को लगते हैं, उनमें टकरा होता है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे वो सुर निकालते हैं, उसमें से वो ताल निकालते हैं, स्वर निकालते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। बर्मा जो है उसमें एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवर्तुआकार में रखते हैं। अर्धवर्तुआकार, हाफ सर्कल में रखा जाता है उसे। भिन्न भिन्न तरह के ढोल रहते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के। अर्धवर्तुआकार में उन्हें क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसकी रचना की जाती है। और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उसे बजाता है। बीच में बैठकर या खड़े होकर बजाता है। आजकल वो आप ऑर्केस्ट्रा में देखते हो कि ऐसे आजू बाजू में पूरे
वाद्य लगे हुए रहते हैं और वो जो एक रहता है वो उसके हाथ में लकड़ियाँ रहती है और तो पूरा वो पूरा बजाता है, या आपने देखा होगा। तो वैसे ही बर्मा में भी क्या किया जाता है, 16 अपने ढोल जो 21 ढोल ऐसे अर्धवर्तुकाल में रखे जाते हैं और उसे बजाने वाला उसके बीचों बीच खड़ा हो जाता है बैठकर या खड़े होकर उसे बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर, बांस एक लकड़ी है जिसको आप मराठी में बांबू बोलते हो, है ना, तो वो बांस के टुकड़े जो उसको पोपला किया जाता है, मतलब उसको अंदर से क्या किया जाता है, खाली किया जाता है और उसे क्रम से रखा जाता है। क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। उन्हें पीट कर उस पर आघात कर कर एक दिलचस्प लोगों को भाने वाली मनोरंजक उसमें से क्या निकाली जाती है, तरंग निकाली जाती है, स्वर स्वर निकाला जाता है, निकाले जाते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। उस वाद्य को क्या कहा जाता है, एंगलोंग। देखो नए नए वाद्य है जिसके नाम भी हमने कभी सुने नहीं है, मैंने भी नहीं सुना, तो एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान, जापान का भी कौन से वाद्य वो देखिए, जापान में भारत के ही समान तार के सहयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। भारत के समान जैसे भारत में वीणा है ना, उसी की तरह जापान के भी कुछ वाद्य है जिसके नाम दिए आपको यहाँ पर, सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ है। तार वाले बाजे कहाँ पर है, जापान में। वहाँ मतलब कहाँ पर, जापान में है। आज में अगले परिच्छेद में देखते हैं, लेखक कहते हैं देखो, उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। रेड स्किन जाति है, एक प्रजाति है, एक कुल है, तो वहाँ के लोग जो है कैसे रहते हैं, मस्त गवैये। मस्त मतलब बहुत मस्तान, बिल्कुल मस्तान है, वो गवैये होते हैं, अच्छे गवैये होते हैं, अच्छे गायक होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, 3 बाजे रहते हैं, वो 3 ही बाजों में अपना सुर ताल लय सब संभालते हैं। वो 3 बाजे होते हैं, ढोल, पिपुही और झुंझुना। वो 3 बाजों के नाम उन्होंने दिए, ढोल, पिपुही और क्या, झुंझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे गा लेते हैं, बड़े मजे से लेते हुए वो उसे गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए शब्द देखो, जोर देखिए, आदि निवासी। आदि मतलब पूर्व, मतलब वहाँ से पहले जो पुराने, सबसे पहले वहाँ पर बसे हुए जो लोग हैं। निवासी मतलब निवास करने वाले, रहने वाले। तो एक विचित्र, विचित्र मतलब यहाँ पर हम विचित्र मतलब अलग, अनोखे लेंगे। कैसे, अनोखे ढंग से, अलग तरीके से ढोल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं वो, एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। एक छोटा सा ढोल लेते हैं, उसमें क्या रखते हैं वो, पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए, अपना स्वर कैसा है, किस तरह का हमें स्वर चाहिए, उसके अनुसार उसमें पानी जो है वो कम ज़्यादा करते रहते हैं। बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम और कम या बेशी करते। बेशी मतलब क्या, बेशी मतलब ज़्यादा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, हाँ दिया, बेशी मतलब क्या, ज़्यादा करते हैं। कुछ बाजे तो खूब विचित्र होते हैं, कुछ तो इतने अनोखे रहते हैं, इतने निराले रहते हैं कि बस पूछो मत। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। उनका बाजे का नाम दिया है, देखो, एक प्रकार का बाजा बजाते, मतलब ऐसा रहता है कि वो विचित्र रहता है। देखो कैसे, जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। बाजों की खिचड़ी, आपने खिचड़ी सुना है नाम, खिचड़ी खाने का एक हमारा व्यंजन है। अलग अलग दाल जो है, चावल अलग अलग दाल उसमें डाली जाती है और उसको पकाया जाता है, तो हम उसको खिचड़ी करते हैं। मिक्स करना, मिलाना, हम वो खिचड़ी कहते हैं। तो वैसे अलग अलग बाजे जो है वो साथ में लेकर एक अनोखा बाजा वहाँ पर बजाया जाता है, तो उसे बाजों की क्या कहा जाता है, खिचड़ी कहा जाता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं। कैसा है वो, देखो उसका वर्णन देखो। पैर में क्या लगे हुए रहते हैं, अखरोट। अखरोट ये फल है, उसके अंदर का खाने के बाद जो खाली रहता है उसके अंदर कंकर डालते वो और उसे फिर से बांध लेते, पक्का कर लेते। अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, एक ही तार, जिसको एक तार लगा हुआ रहता है, जिसके सिरे से घंटी लटकी रहती है। सिरे ऊपर क्या लटकी रही रहती है, उसकी घंटी लगी रहती है। जब वे गाते हैं तब एक ही साथ झुंझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। जब वो गाते हैं तो साथ में ही उनकी क्या निकलती है, झुंझुना, तार और अपना घंटी, इसकी आवाज़ सुनाई देती है, निकलती है। फिजी के आदिवासी मतलब वो वहाँ रहने वाले जो हैं,
एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। लंबी सी बंसी जो रहती है वो किससे बजाते हैं? वो नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी जो उसे देखा जाता है, उसे हम देख सकते हैं। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, काठ मतलब लकड़ी, उसका मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, वो एक तरह का वाद्य, उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। और वो वाद्य ऐसा है कि जिसमें एक साथ 4-4 आदमी उसे बजा सकते हैं, बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। हमारे देश में जो सिंगा है, वह भी सिंगा एक बाजा है, वो लोगों के लिए कैसा अलग अलग देशों के लोगों के लिए वो कैसा है? आश्चर्यजनक बाजा कहा जा सकता है। तो सिंगा मतलब बाजा बोलेंगे हम इसको, एक तरह का बाजा। तो यहाँ पर अपना पाठ जो है वो समाप्त होता है। थोड़े उसके ऊपर के जो सवाल है, स्वाध्याय है, उस पर हम नज़र डालेंगे। मतलब अपनी दूसरी तासिका लेने का काम होगा नहीं, इसी इसमें पूरा हो जाएगा। घर पे थोड़ी बाद में एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा की जो हमें प्रैक्टिस करनी है, वो हम हमारे जब लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो उसमें परिच्छेद लेकर प्रश्न हम पूछेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो पीछे दिया है पृष्ठ क्रमांक 8 पर, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो देखते सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, पूरे पाठ पर जो स्वाध्याय दिया उस पर आपको बीचों बीच दिया है पाठ में आए हुए बाजों के नाम। अब पाठ में कौन कौन से बाजों के नाम आए? बहुत सारे नाम आए। आपको सिर्फ कितने लिखने हैं? 1 2 3 4, 4 वर्तुल जो दिए, गोल जो दिए, उस पर ही लिखना है। हम पहले लिख देंगे सारंगी, दूसरे हमने लिख दिया वीणा, तीसरे में लिख दिया हमने सितार, ढोल, है ना, पिपुई भी आया है, अगर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो आप, सिंगा आया है। तो ऐसे बहुत सारे वाद्य जो, उसमें से कोई भी 4 वाद्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। पाठ के आधार पर जानकारी लिखना है। मरिम्बा ये क्या है? मरिम्बा कौन सा वाद्य है? तो इस पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 8 पर उसके बारे में जानकारी दी, 7 पर दी है। क्या कहा है? यह मैक्सिको का काठ से निर्मित वाद्य, किससे बना हुआ है? काठ से बना हुआ यह वाद्य है। इस वाद्य पर एक ही साथ 4-4 आदमी तक बजा सकते हैं। 4-4 आदमी एक ही साथ उसे बजा सकते हैं। ये हुई मरिम्बा की जानकारी। बाद में आपको दूसरा वाद्य दिया है राजा। हमने देखा राजा कहाँ का वाद्य है? यह एक चीनी वाद्य है। कौन सा है ये? चीनी, जिसके बारे में जानकारी आपको पृष्ठ क्रमांक 7 पर देखिए, परिच्छेद क्रमांक 2 में दिया है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। वो है क्या? राजा। ये राजा की जानकारी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको प्रश्न दूसरा। बाद में प्रश्न तीसरा देखिए, लिखो। क्या दिया आपको? लिखो। और फिर बीच में दिया आपको बाजा गाने को बना देता है। अब बाजा गाने को कैसे बना देता है वो आपको लिखना है। तो 2 नीचे दिए आपको रिक्त स्थान, मतलब चौकोन दिए। तो पहले इसमें लिखना है भड़कदार, दूसरे इसमें हम लिख सकते हैं दिलचस्प। उसके नीचे देखिए जापान के तार वाले वाद्य कौन से, मतलब वीणा के तौर पर, वीणा की तरह तार का उपयोग करके बजाए जाने वाले जापान में कौन से वाद्य? तो हमने पृष्ठ क्रमांक 7 पर अभी देखा है। कौन से? वो सारंगी और सितार। उसके बाद में देखिए भाषा बिंदु। भाषा बिंदु पर जोर देना जरूरी रहता है, क्योंकि भाषा बिंदु जो मतलब ये व्याकरण का हिस्सा रहता है, जो आपको उम्र भर काम में आता है। प्रश्नोत्तर अभी के तो ये कक्षा खत्म होने के बाद समझ में नहीं, याद में, काम में आएगा नहीं, लेकिन व्याकरण हमेशा हमें जिंदगी भर काम में आता है। तो इसलिए जोर ज़्यादा देना चाहिए। आपको दिया देखो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करने या जोड़कर उनको क्या करना है? वह शब्द बनाना है। अब पहले हमें देखना पड़ेगा उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो शब्द के आरंभ में जो शब्द या अक्षर या जो शब्द लगकर नया शब्द निर्माण होता है तो उसे कहते हैं उपसर्ग, मतलब आरंभ में। जैसे देखिए हमने बना लिया शब्द, देखा अभी जीवन। जीवन यह शब्द है, उसके सामने मैंने लगा दिया नव, नव शब्द लगा दिया तो ये बन गया नवजीवन। मतलब नव क्या हो गया? उपसर्ग। क्या हो गया ये? उपसर्ग। मतलब आरंभ में जो लगता है और नए शब्द की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है उपसर्ग। और जो शब्द के अंत में लगता है और उससे नया शब्द बनता है वो कहलाता है प्रत्यय। वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। जैसे सुर, सुरीला,
ये क्या हो गया, ला क्या लग गया, उसको प्रत्यय लग गया, उसको कहते हैं प्रत्यय। तो आइए देखते हैं हम पाठ में, यहाँ पर जो स्वाध्याय में दिया आपको, समान एक शब्द दिया है आपको, उसको पहले उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। तो हमने उसको अ लगा दिया, नया शब्द बन गया, क्या बन गया, असमान। क्या बन गया वो, असमान। बाद में हमने उसको प्रत्यय लगाया, तो हमारे कभी आपने शब्द सुना होगा समानता, तो समान ये शब्द है, उसको क्या लग गया, ता प्रत्यय लग गया, तो बन गया समानता, ये प्रत्यय युक्त शब्द बन गया। बाद में आपको दिया है शब्द सूर, सूर से बनाना है आपको, तो सूर के सामने अ लगा दिया, असुर। मतलब क्या पता है आपको, दानव राक्षस को हम क्या कहते हैं, असुर। असुर क्या लगा सकते हैं, या बे लगा सकते हैं, बेसुर, जिसको सुर का ध्यान नहीं है, जिसका स्वर अच्छा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं उसे, बेसुर। क्या बेसुरा है ना, तो बेसुर या असुर, ये हो गया उपसर्ग युक्त शब्द। बाद में प्रत्यय युक्त शब्द क्या बनेगा इसका, सुरीला। मैंने अभी बताया था आपको, ला प्रत्यय लगा दिया, सुरीला, इला, सुर को इला लगा दिया तो सुरीला बन गया। ये हो गया आपको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। आगे देखिए, पाठ में आए सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग करें। तो पहले हमें सर्वनाम किसे कहते हैं देखना पड़ेगा, व्याकरण का हिस्सा है ना। किसे कहते हैं सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा की जगह पर उपयोग में आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मैं पूरा फिर से ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि व्याकरण का हिस्सा है, जन्म भर उम्र भर हमें याद रखना पड़ता है। तो क्या कहते, कितना, किसे, संज्ञा की जगह पर उपयोग में आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। कितने भेद होते हैं, 6। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, बाद में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, बाद में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, और अंत में आता है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद है। तो पाठ में कौन कौन से सर्वनाम है, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आया है, तुम आए हैं, वह आया है, हम, आप, यह आदि, इसमें कुछ शब्द आए हैं, तो उनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे मैं का उपयोग किया, मैं आम खा रहा हूँ। तुम से उपयोग हमने वाक्य में प्रयोग बनाया, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। उसके बाद में आपको दिया है, देखो उपयोजित लेखन में अनुवाद करो। अनुवाद करना मतलब क्या करना, ट्रांसलेट करना। किस में करना है आपको ट्रांसलेट, अपनी मातृभाषा में। आपकी जो मातृभाषा है, तो आपकी मातृभाषा में आप करते बैठोगे तो मुझे भी पढ़ते नहीं आएगा, कभी कभार आपकी किसी की गुजराती होगी, किसी की कुछ होगी। तो एक काम करना है आपको, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, बराबर है। तो आप एक काम करना, कोई मराठी का वर्तमान पत्र देखना, उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करना है, और वो 10 पंक्तियाँ करके कि अपनी कॉपी में लिखनी है। यहाँ तक अपना ये पूरा हुआ है। अंत में दिया है स्वयं अध्ययन। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की संक्षिप्त जानकारी लिखो। भारतीय शास्त्रीय संगीत 2 प्रकार का हम कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत और एक कर्नाटकी संगीत। तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करो। हम जब लाइव क्लासेस होगी तो उस पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन अभी आप सिर्फ प्रयास करो, और उससे अगर मिल सके जानकारी तो आप अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। आज हम यही रुक जाते हैं। धन्यवाद।